खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे के बीच बीएमसी सहित अन्य नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन डील की। साथ ही बात होगी नए साल से पहले केंद्र की दिल्ली एनसीआर के निवासियों को बड़ी सौगात की, और चर्चा होगी यूपी विधानसभा में पास घरौनी कानून की। वहीं चलते चलते बाद यूपी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जमीनी हकीकत की। तो चलिए अब चलते हैं, खबरों को विस्तार से जानते हैं। महाराष्ट्र के ठाकरे बंधुओं यानी उद्धव और राज ठाकरे के बीच बीएमसी सहित अन्य नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन की डील फाइनल हो चुकी है। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया और उनके निशाने पर बीजेपी रही। ये रिपोर्ट देखिए। उद्धव राज ठाकरे अब साथ साथ। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बीएमसी चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है। 4 साल के विलंब के बाद हो रहे इस बार के बीएमसी की कहानी महाराष्ट्र की राजनीति के एक रोमांचक और जटिल गाथा बनने वाली है, जहां सत्ता, विरासत, विश्वासघात और पुनरुत्थान के तत्व आपस में गुथे हुए हैं। 15 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की। 15 जनवरी 2026 को 29 नगर निगमों के चुनाव होंगे, जिसमें बीएमसी भी शामिल है। आपको बता दें कि इनमें 2869 सीटें दांव पर हैं, जिनमें 3.48 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। बीएमसी, जिसे एशिया की सबसे धनी नगर निगम कहा जाता है, जिसका बजट 74,427 करोड़ रुपए के करीब है। यह राजनीतिक दांव इतना ऊंचा है कि यह न केवल मुंबई की सत्ता तय करेगा, बल्कि महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। आपको बता दें कि उद्धव और राज के बीच पिछले काफी वक्त से नजदीकियां बढ़ गई हैं। इसी साल जुलाई में मुंबई के वर्ली डोम में दोनों भाइयों ने 20 साल बाद मंच शेयर किया था। इससे पहले 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक साथ रहने के लिए साथ आए हैं। किसी भी झगड़े से बड़ा हमारे लिए मुंबई और महाराष्ट्र है। हम अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए संघर्ष किया। मराठी अगर झुक जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीटों पर जल्द फैसला होगा। उद्धव ने इसके साथ यह भी ऐलान किया कि गठबंधन मुंबई से बाहर भी होगा। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और हमारा होगा। राज ठाकरे का राजनीतिक सफर। 1989 से राजनीति में सक्रिय हैं राज ठाकरे। 1989 में राज ठाकरे 21 साल की उम्र में शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे। राज इतने सक्रिय थे कि 1995 तक 6 साल के भीतर महाराष्ट्र के कोने कोने के दौरे किए थे। 1993 तक लाखों की तादाद में युवा अपने और शिवसेना के साथ जोड़ लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे राज्य में शिवसेना का तगड़ा जमीनी नेटवर्क खड़ा हो गया। 2005 में शिवसेना पर उद्धव हावी होने लगे। 2003 में महाबलेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ। बाला साहब ठाकरे ने राज से कहा, उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ। राज ने पूछा, मेरा और मेरे लोगों का क्या होगा? 2005 तक उद्धव पार्टी पर हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर दिखने लगा। ये बात राज ठाकरे को अच्छी नहीं लगी। राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी, एमएनएस का ऐलान किया। 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ऐलान कर दिया। राज ने मनसे को मराठी मानुस की पार्टी बताया और कहा, यही पार्टी महाराष्ट्र पर राज करेगी। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि 20 वर्षों तक ठाकरे बंधुओं का साथ नहीं रहा और महाराष्ट्र को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब भाजपा को सबक सिखाने और मुंबई में चल रही लूट को रोकने के लिए उद्धव और राज ठाकरे एकजुट हुए हैं। हम मुंबई की 10 नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे।
ये बैठक का सिलसिला खत्म हुआ है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आज आखिरी बैठक हुई यहाँ ही। अब कल या परसों तक हमारी जो गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, कौन कितनी सीटें पर लड़ रहा है, ये उद्धव जी और राज जी एक साथ आकर आपको बताएंगे। नगर निगम चुनाव कब? महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में होने हैं चुनाव। बृहन मुंबई नगर निगम, बीएमसी, पुणे नगर निगम, बीएमसी इनमें सबसे अहम है। वोटिंग 15 जनवरी को होगी और रिजल्ट 16 जनवरी को आएगा। उद्धव राज के साथ चुनाव लड़ने के मायने खास। आपको बता दें कि अब तक शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस राज ठाकरे के अलग अलग रहने से मराठी वोट बढ़ते थे। अब मराठी वोट एक साथ आ जाएगा। इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर पड़ेगा। बीजेपी ने मुंबई में शहरी गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों में पकड़ बनाई है। ठाकरे भाइयों का साथ आना बीजेपी के लिए सीधी सियासी चुनौती बन सकता है, खासकर मध्य मुंबई और मराठी बहुल इलाकों में। वहीं एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट की वैधता पर सवाल उठेगा और कैडर में असमंजस पैदा हो सकता है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है। लंबे समय तक शिवसेना का दबदबा रहा है। साथ आने से उद्धव ठाकरे की खोई हुई राजनीतिक जमीन मजबूत हो सकती है। स्वागत करतोय आणि आता संजय राऊत यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली। तो जो मंगल कलश आणला गेला तो काही सत्यनारायणाच्या पूजेसारखा आणला गेला नाही, त्याच्या मागे खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे। 105 107 किंवा त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली आणि त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे, कारण आम्ही आज दोघेही इथे बसलेलो आहोत ठाकरे बंधू। आमच्या दोघांचे आजोबा प्रबोधनकार हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये पहिल्या 5 सेनापतींमधले एक सेनापती, त्यांच्या सोबत माझे वडील म्हणजे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे माझे काका श्रीकांतजी ठाकरे, म्हणजे अख्खं ठाकरे घराणं त्यावेळेला मुंबईसाठी संघर्ष करत होता। बीएमसी चुनाव क्यों है? साख का सवाल। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि मुंबई की सत्ता दलों की परीक्षा है। ये आने वाले बड़े चुनाव की दिशा तय करने की लड़ाई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल। 74,000 करोड़ रुपए के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी बीएमसी। बिना बटे शिवसेना ने लगभग 2 दशकों तक राज किया था, तब बीजेपी उसकी सहयोगी थी। बीएमसी का बजट गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है। ठाकरे की विरासत की परीक्षा। आपको बता दें कि बीएमसी जो शिवसेना के लिए मां की तरह रही है, अब देखना है कि अपने बेटे के लिए कितना प्यार बरसाती है। इन चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि मुंबई में जनता में ठाकरे परिवार के प्रति कितना प्रेम रह गया है। बीएमसी चुनाव में मुख्य रूप से महायुति बनाम एमबीए आमने सामने है, लेकिन कांग्रेस के अकेले लड़ने के संकेतों ने बीएमसी के चुनाव को और जटिल बना दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों को एक बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के चरण V के विस्तार को मंजूरी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर मेट्रो का होगा विस्तार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग से इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक इसे सालाना 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे कर्तव्य भवन और केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। बता दें कि नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 400 किलोमीटर के पार होगा नेटवर्क। दिल्ली मेट्रो का जाल
अब 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। भारत के पास अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। ये विस्तार दिल्ली की लाइफलाइन को और भी सशक्त बनाएगा। परियोजना की मुख्य बातें: कुल बजट 12,015 करोड़, लंबाई 16 किलोमीटर का नया कॉरिडोर, स्टेशनों की संख्या कुल 13 नए स्टेशन, समय सीमा प्रोजेक्ट को 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य। मैं आपको डिटेल में नक्शे पे दिखाना चाहूंगा। 3 कॉरिडोर है, तीनों के तीनों रेड कलर में दिखाएं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस इससे क्लियर हो जाती है मैप पे देखने से। हम पहला देखें अगर एरोसिटी से टर्मिनल 1 को कनेक्ट करने वाला। टर्मिनल 1 करीब करीब कंप्लीट होके एक अपने नए शेप में आ गया है। तो टर्मिनल 1 विल बी कैरिंग मेनी मोर फ्लाइट्स इन द नियर फ्यूचर। So this corridor will connect the terminal 1 with Aerocity. Aerocity gets connected with the orange line, जो दिल्ली का सिटी सेंटर है, शिवाजी नगर, शिवाजी स्टेशन, वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पे आता है। टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी पहले से है और अब कनेक्टिविटी एरोसिटी से इंटरचेंज लेके टर्मिनल 1 से कनेक्टिविटी हो जाएगी। क्या होगा लाभ? आपको बता दें कि इस परियोजना का सबसे बड़ा पर्यावरण को लाभ होगा। सरकार के मुताबिक इससे सालाना 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे कर्तव्य भवन और केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल इस फेज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कॉरिडोर कर्तव्य भवन को मेट्रो नेटवर्क से सीधा जोड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 60,000 कर्मचारियों और प्रतिदिन आने वाले लगभग 2 लाख आगंतुकों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा परिवहन के सुगम साधन मिलने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से प्रदूषण में भी भारी गिरावट आएगी। मेजेंटा लाइन का होगा विस्तार। ये नया कॉरिडोर मेजेंटा लाइन के विस्तार के रूप में विकसित होगा, जो आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक जाएगा। जिस स्टेशनों को इस विस्तार में शामिल किया गया है उनमें आरके आश्रम, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ प्रमुख हैं। ये कॉरिडोर सीधे तौर पर कर्तव्य भवनों से जुड़ेंगे, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि वर्तमान में दिल्ली मेट्रो प्रतिदिन लगभग 65 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। के न्यूज, खबरों का सारथी। और यूपी विधानसभा में घरौनी कानून पास हो गया है। इससे गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखना अब आसान होगा, साथ ही जमीन पर लोन भी लिया जा सकेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में घरौनी अब एक कानूनी दस्तावेज। अब तक गांव में आबादी की जमीन पर बने घरों का कोई पुख्ता मालिकाना रिकॉर्ड नहीं था। अब घरौनी को आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज माना जाएगा। इसमें मकान मालिक का नाम, पता, प्लॉट का क्षेत्रफल और मकान का डिजिटल नक्शा दर्ज होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ग्रामीण अपने घर की घरौनी को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। गांव में घर बनाने, मरम्मत करने या किसी भी अन्य कार्य के लिए बैंकों से आसानी से लोन मिल सकेगा। दस्तावेजों के अभाव में जो बैंक पहले लोन देने से कतराते थे, वे अब घरौनी को वैध आधार मानकर लोन जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दरअसल विधानसभा में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 पास हो गया है। इसे साधारण भाषा में घरौनी कानून कहा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि की खरीद, बिक्री और नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और मालिकाना हक को सुरक्षित करने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। अब घरौनी को ही आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। वरासत, विक्रय या अन्य कारणों से घरौनी में नाम बदलने और सुधार की प्रक्रिया आसान हो गई है। इतना ही नहीं, घरौनी में किसी गलती के सुधार, मोबाइल नंबर और पते को अपडेट करने का प्रावधान भी किया गया है। आपको बता दें कि इस कानून की अधिसूचना जारी होने पर गांव में घर बनाने के लिए बैंकों से लोन ले सकेंगे।
आबादी की भूमि पर स्वामित्व रिकॉर्ड में संशोधन भी कराया जा सकेगा। स्वामित्व रिकॉर्ड में संशोधन की सुविधा। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रिकॉर्ड को अपडेट करने का है। नामांतरण, जमीन की खरीद बिक्री के बाद नए मालिक का नाम दर्ज कराना। वरासत, परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का नाम चढ़ाना। त्रुटि सुधार, नाम, पता या मोबाइल नंबर जैसी लिपिकीय गलतियों को ठीक करना। विभाजन, परिवार के बंटवारे की स्थिति में अलग अलग रिकॉर्ड बनाना। विवादों में कमी और पारदर्शिता। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से किए गए सर्वे को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे जमीन की सीमा को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे। कानून में प्रावधान किया गया है कि रिकॉर्ड के रखरखाव और संशोधन के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अभिलेख अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। यदि घरौनी में कोई गलत जानकारी दर्ज है तो अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के भीतर सहायक रिकॉर्ड अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। इसमें भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीकी से तैयार किए गए ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के स्वामित्व अभिलेखों को कानूनी मान्यता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम बढ़ाया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस कानून के लागू होने से घरौनी अभिलेखों का संरक्षण, समय समय पर नया रिकॉर्ड दर्ज करना और कानूनी रूप से जरूरी प्रबंध किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांव में सही सर्वे कर लोगों की आवासीय संपत्ति के पक्के कागजात तैयार करना है। इससे ग्रामीण अपनी जमीन और मकान के आधार पर बैंक से लोन और अन्य आर्थिक सुविधाएं ले सकेंगे। इस योजना से भूमि के सही रिकॉर्ड, संपत्ति कर तय करने और GIS नक्शे बनाने और ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी घरौनी देने की। 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार दे दिया गया। और देने ही नहीं बल्कि यह अधिकार जिसको भी दिया गया है, घर की महिला सदस्य को यह अधिकार दिया गया, उसके नाम पे वो जमीन कर दी है। अब उस भूमि के नाम पर वह कर्ज ले सकती है, व्यवसाय कर सकती है, आगे कार्य कर सकती है। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य हो, क्या स्किल मिशन हो, क्या रोजगार हो, और क्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज उन्हें आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन का एक अभियान है। और सरकार के इस मिशन में काफी पहले से श्री अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की ओर से 250 बालिकाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देकर के सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जाता है। सिलाई मशीन एक परिवार का भरण पोषण करने में बड़ी मदद कर सकता है, किसी भी नारी को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका का निर्माण कर सकता है। यूपी में घरौनी के आंकड़े। उत्तर प्रदेश के लगभग 1,10,000 गांव इस योजना के दायरे में है। अब तक लगभग 90,573 गांव में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। लगभग 1.01 करोड़ ग्रामीणों को उनकी घरौनी वितरित की जा चुकी है। आपको बता दें कि घरौनी का ग्रामीण जीवन में वही महत्व है जो शहरों में रजिस्ट्री या खेती की जमीन के लिए खतौनी का होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये आपके घर का वह आधार कार्ड है जो आपकी संपत्ति की पहचान और मालिकाना हक को कानूनी मजबूती देता है। अभी तक गांव में घर तो होते थे, लेकिन उनके पास कोई कानूनी कागजात नहीं थे जिसे बैंक स्वीकार करे। यह आपकी अचल संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति में बदल देती है। दरअसल घरौनी ड्रोन सर्वे के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें आपके घर का सटीक क्षेत्रफल और नक्शा होता है। यदि कोई आपके घर या जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है तो घरौनी आपके पास सबसे बड़ा कानूनी हथियार होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं, लेकिन यूपी में इस योजना की तमाम खामियां सामने आई। ये खास रिपोर्ट देखिए। इलाज का धाम क्या बदहाली का नाम।
आखिर जनता के साथ ये कैसा मजाक? कागजों में डॉक्टर, हकीकत में ताले। क्या इससे कम होगा जिला अस्पतालों पर बोझ? सफाई कर्मचारी बांट रहे दवा। क्या यही है सरकार का स्मार्ट हेल्थ मॉडल? नोएडा से बांदा तक दावों की खुली पोल। देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए। उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर इन केंद्रों को खोला गया ताकि जिला अस्पतालों का बोझ कम हो सके। सरकारी आंकड़ों में तो इन केंद्रों की संख्या और सुविधाएं शानदार नजर आती हैं, लेकिन जब के न्यूज की टीम ने नोएडा और बांदा जैसे जिलों में जमीनी हकीकत परखी तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कहीं ओपीडी पर ताला लटका मिला तो कहीं सफाई कर्मचारी दवा बांटते नजर आए। आखिर कागजों और हकीकत के बीच ये खाई क्यों, बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात हाईटेक शहर नोएडा की करते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 99 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। सीएमओ 88 के संचालित होने का दावा करते हैं, लेकिन जब हमारी टीम नोएडा सेक्टर 53 के गिजौड़ स्थित केंद्र पहुंची तो दावों की पोल खुल गई। वहां टीकाकरण तो हो रहा था, लेकिन ओपीडी पर ताला जड़ा था। तैनात सीएचओ कई दिनों से नदारद हैं, जिसके कारण गरीब मरीज इलाज के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। देखिए, हमारा अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का पूरा प्रोफाइल लें तो हमारे 3 तहसीलों में टोटल 3 ब्लॉकों में 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 4 मेडिकल कॉलेज हैं, 6 हमारी सीएससी हैं, 20 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और 88 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। 132 हमारे सब सेंटर हैं इस नोएडा जिले में। जहाँ तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात है तो यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात होता है, सपोर्टिंग स्टाफ तैनात होता है और ये सभी प्रकार के पेशेंटों का ट्रीटमेंट हेतु जो आते हैं उनका जो संभव होता है स्वयं करते हैं। अदरवाइज एक टेली कंसल्टेशन होता है, जिस टेली कंसल्टेशन से ये निर्धारित सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट करके और उनको दवाई प्रोवाइड करते हैं। यही हाल बांदा जनपद का भी है। जिले में कुल 138 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। शहरी इलाकों के 6 केंद्रों पर डॉक्टर तो तैनात हैं, लेकिन वहां का नजारा हैरान करने वाला है। सपोर्टिंग स्टाफ की कमी का आलम यह है कि सफाई कर्मचारी मरीजों को दवा बांट रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के 132 केंद्रों की स्थिति और भी विकट है। यहाँ डॉक्टर के नाम पर सिर्फ सीएचओ के भरोसे पूरा केंद्र टिका है। मरीज देखना, दवा देना और सफाई तक की जिम्मेदारी एक ही कंधों पर है। बांदा के ग्रामीण इलाकों में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद पर लंबे समय से खाली पड़े हैं। ऐसे में घर के पास इलाज का वादा कैसे पूरा होगा, सवाल बड़ा है। दवाई मैं निकाल देता हूँ, जब अब हमें फार्मासिस्ट नहीं मिला है, ना कोई इनाम मिला है, तो इस वजह से मैं खुद दवाई देता हूँ और अगर उन्होंने निकाला भी तो मैं यहाँ एक बार चेक करके सब दवाई उपलब्ध कराता हूँ। देखिए, बांदा अर्बन में हमारे यहाँ कुल मिला के 6 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्टिंग है और इन डॉक्टर्स की पोस्टिंग सभी छः जगह पे है। इसके अतिरिक्त अतर्रा जो अर्बन एरिया है वहाँ पर हमारे 3 खुले हुए अतिरिक्त और तीनों पे डॉक्टरों की पोस्टिंग है। इस प्रकार से कुल मिला के आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो शहर में कहलाते हैं उनकी संख्या 9 है। और रूरल में हमारे यहाँ जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो कुल मिलाकर 131 हैं, क्योंकि वो जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर डॉक्टर की जगह सीएचओ होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में। तो सीएचओ सब जगह जहाँ पोस्टेड हैं वही केवल हमारी वर्किंग में है, यानी 131। हम खड़े हैं इस समय मर्दरनाका स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो मरीजों के द्वार पर उनके उपचार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उनको सुविधा का लाभ देने के लिए मोहल्ले मोहल्ले ये खोले गए। हालांकि ये योजना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक से बिल्कुल प्रेरित लगती है। उसी स्टाइल पर यहाँ पर बांदा में भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर
आयुष्मान आरोग्य केंद्र मंदिर यहाँ खोले गए हैं और हम इस समय आप होते हैं यहाँ मर्दन नाका स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बांदा जो अर्बन है वहाँ कुल 6 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। साथ में जो रूरल एरिया है वहाँ लगभग 135 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जहाँ स्टाफ तो है लेकिन पूर्ण स्टाफ नहीं है। जहाँ CHO वहाँ व्यवस्थाएं देख रही हैं, एक लोकल GNM के माध्यम से या आंगनबाड़ी के माध्यम से वहाँ पर मरीजों को देखा जा रहा है और उनको जो पर्याप्त दवाएं हैं जो अस्पताल द्वारा वो दी जा रही हैं। सरकारी योजनाओं का नाम बदलने से शायद सुविधाएं नहीं बदलती। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शानदार बोर्ड तो लग गए हैं, लेकिन जब तक इन मंदिरों में भगवान रूपी डॉक्टर और पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा, तब तक आम जनता को निजी अस्पतालों की लूट से बचा पाना शायद नामुमकिन है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।